सोचिए, अभी तक आप सड़क किनारे चाय की दुकान पर 10 रुपए की चाय खरीदते थे, दुकानदार के क्यूआर कोड को स्कैन करते थे और पेमेंट हो जाती थी। किसी दोस्त को 500 रुपए भेजने हो, किराने का सामान लाना हो या बिजली का बिल भरना हो या फिर किसी दुकान पर हज़ारों रुपए का भुगतान करना हो, यूपीआई ने इन सभी कामों को इतना आसान बना दिया है कि अब बहुत से लोगों के जेब में कैश ना हो फिर भी उनका काम चल जाता है। लेकिन अब इसी यूपीआई को लेकर संसद में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने आने वाले समय को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और सवाल ये है कि क्या भविष्य में यूपीआई से पैसे भेजना और सामान खरीदना पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा या फिर हर डिजिटल पेमेंट के साथ आपकी जेब से कुछ अतिरिक्त पैसे भी कट सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। दरअसल 6 अगस्त 2026 को लोकसभा ने कराधान तथा अन्य कानून विधेयक 2026 को बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पास कर दिया और इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में भी बदलाव किया गया है। यही बदलाव यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अब तक कानून में ऐसा प्रावधान था जिसके तहत बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमों के इस्तेमाल पर शुल्क लेने से रोका गया था। लेकिन नए संशोधन में इस व्यवस्था की भाषा बदल गई है और वो कानूनी रोक हटा दी गई है जो एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट या दूसरे शुल्क लगाने से संबंधित थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से यूपीआई पर कोई चार्ज लग गया है या कल सुबह से हर यूपीआई पेमेंट पर पैसे कटने लगेंगे, बल्कि इसका सीधा मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार के पास भविष्य में नोटिफिकेशंस जारी करके बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को कुछ डिजिटल पेमेंट सेवाओं पर शुल्क लेने की अनुमति देने का रास्ता खुल गया है। यानी आज यूपीआई फ्री है, लेकिन भविष्य में अगर सरकार ने कोई अधिसूचना जारी की और शुल्क लगाने की अनुमति दी तो हालात बदल सकते हैं। और यही वो बात है जिसने विपक्ष को सरकार के खिलाफ हमलावर होने का मौका दे दिया है, क्योंकि भारत में यूपीआई सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं रह गया है, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज एक छोटा दुकानदार भी क्यूआर कोड रखता है, ऑटो वाला यूपीआई लेता है, सब्जी वाला यूपीआई लेता है, रेहड़ी पटरी वाला तक यूपीआई लेता है और बड़े बड़े मॉल से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर भविष्य में किसी भी तरह का शुल्क लागू होता है तो उसका असर सिर्फ बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि करोड़ों छोटे दुकानदारों और आम ग्राहकों तक पहुंच सकता है। हालांकि यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है कि सरकार ने अभी ये नहीं कहा है कि हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाया जाएगा, बल्कि कानून में ऐसा प्रावधान किया है कि जिससे भविष्य में शुल्क लगाने की अनुमति दी जा सके। और सरकार की तरफ से ये तर्क भी सामने आता रहा है कि यूपीआई का नेटवर्क जितना बड़ा होता जा रहा है उसके पीछे मौजूद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत भी बढ़ रही है। सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग नेटवर्क, पेमेंट सिस्टम और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। करोड़ों ट्रांजैक्शन को हर दिन सुरक्षित तरीके से प्रोसेस करने के लिए भारी निवेश की ज़रूरत होती है और बैंक तथा पेमेंट इंडस्ट्री लंबे समय से ये तर्क देती रही है कि अगर यूपीआई का इस्तेमाल लगातार इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो पूरे सिस्टम की लागत का कोई ना कोई मॉडल बनाना पड़ेगा। इसी वजह से बैंकिंग और इंडस्ट्री के कुछ हिस्से यूपीआई पर एमडीआर लागू करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के अपने अधिकारियों की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि इस पर तुरंत फैसला लेना जल्दीबाजी हो सकती है। वित्त सचिव संजय मल्होत्रा ने भी डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर लागू करने के मुद्दे को फिलहाल जल्दबाजी बताया था। इसलिए इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यही है कि इस कानून को यूपीआई पर तत्काल शुल्क के तौर पर ना समझा जाए, बल्कि इसे भविष्य में संभावित शुल्क के लिए कानूनी रास्ता खुलने के तौर पर समझा जाए। लेकिन कांग्रेस इस बदलाव को लेकर बेहद आक्रामक है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि संशोधन के पारित होने से यूपीआई ट्रांजैक्शन को मुफ्त बनाए रखने वाली वैधानिक गारंटी खत्म हो गई है और इससे भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने का रास्ता खुल गया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने भविष्य में यूपीआई पर शुल्क लगाने की अनुमति दी तो इसका अंतिम बोझ आम लोगों पर ही पड़ेगा।
क्योंकि दुकानदार और व्यापारी भी किसी अतिरिक्त लागत को लंबे समय तक खुद नहीं उठाते और उसका असर कीमतों या ग्राहक से लिए जाने वाले शुल्क के रूप में सामने आ सकता है। कांग्रेस ने यह सवाल भी उठाया है कि जब यूपीआई को भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सफलता माना जाता है तो इसे चलाने की लागत को सरकार दूसरे तरीके से क्यों नहीं उठा सकती। जयराम रमेश ने आरबीआई की तरफ से सरकार को मिले बड़े अधिशेष का हवाला देते हुए दावा किया कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन देने के लिए उस रकम का छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया है कि यूपीआई के हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाया जाएगा। दूसरी तरफ सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने भी इस बिल का विरोध किया है और पार्टी का कहना है कि जब आम नागरिक यूपीआई को अपने भुगतान के प्रमुख माध्यम के रूप में अपना चुके हैं तब सरकार इसी सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्व का स्रोत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। विपक्ष का सवाल सीधा है कि जिस सिस्टम को देश में डिजिटल भुगतान को आसान बनाने और कैश पर निर्भरता कम करने के लिए बढ़ावा दिया गया, क्या आने वाले समय में उसी सिस्टम के इस्तेमाल के लिए लोगों से पैसा लिया जाएगा और यहीं से इस पूरे मामले की राजनीतिक लड़ाई भी शुरू होती है। लेकिन इस बिल की कहानी सिर्फ यूपीआई तक सीमित नहीं है, क्योंकि कराधान तथा अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 में विदेशी निवेशकों और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई दूसरे प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई को मिलने वाले ब्याज आय और कैपिटल गेन से जुड़ी टैक्स राहत का प्रावधान है। साथ ही भारत में अपना ऑपरेशन शिफ्ट करने वाले फंड मैनेजरों के लिए भी टैक्स नियमों में राहत दी गई है ताकि उनकी वैश्विक आय पर भारत में टैक्स लगाने की आशंका कम हो। इसके अलावा भारत में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करने वाली विदेशी कंपनियों को मिलने वाली आयकर छूट को वित्त वर्ष 2040-41 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार इस बिल के जरिए निवेश और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा विवाद यूपीआई को लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि यूपीआई का इस्तेमाल अब इतना व्यापक हो चुका है कि इसके नियमों में छोटा सा बदलाव भी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को दिन में 5 बार यूपीआई से पेमेंट करना पड़ता है और हर ट्रांजैक्शन पर भले ही बहुत छोटा शुल्क लगाया जाए तो महीने के अंत तक ये रकम बढ़ सकती है। वहीं छोटे दुकानदारों के लिए समस्या और बड़ी हो सकती है, क्योंकि उनका पूरा कारोबार डिजिटल पेमेंट पर निर्भर होता जा रहा है। हालांकि शुल्क की वास्तविकता दर क्या होगी, किस पर लगेगा, ग्राहक पर लगेगा या व्यापारी पर, सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगेगा या कुछ खास श्रेणी पर, इस समय इन सवालों का कोई अंतिम जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी ऐसी कोई व्यापक अधिसूचना जारी नहीं की है। इसलिए इस वक्त ये कहना कि अब हर यूपीआई पेमेंट पर पैसा कटेगा सही तस्वीर नहीं होगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि संसद से पारित इस संशोधन के बाद भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाने का कानूनी रास्ता ज़रूर खुल गया है। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब असली निगाह सरकार की अगली अधिसूचना पर होगी। अगर सरकार भविष्य में शुल्क लगाने का फैसला करती है तो फिर ये बहस तेज होगी कि यूपीआई जैसे सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कौन उठाएगा, सरकार, बैंक, पेमेंट कंपनियां, व्यापारी या फिर सीधे ग्राहक। और अगर शुल्क नहीं लगाया जाता है तो फिर इस कानूनी बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी। यही सवाल आने वाले दिनों में संसद से लेकर बाजार तक चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि 6 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ ये बिल यूपीआई पर तत्काल शुल्क लगाने वाला कानून नहीं है, लेकिन इसने भविष्य में डिजिटल पेमेंट पर शुल्क लगाने की संभावना के लिए दरवाज़ा जरूर खोल दिया है। और अब जिस यूपीआई को लेकर भारत ने पूरी दुनिया में अपने डिजिटल पेमेंट क्षमता का उदाहरण पेश किया है, उसके भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सुविधा हमेशा की तरह आम लोगों के लिए मुफ्त रहेगी या आने वाले दिनों में स्कैन करो, पेमेंट करो और चार्ज भी दो का नया दौर शुरू हो जाएगा। क्योंकि मामला सिर्फ कुछ रुपए के शुल्क का नहीं है, मामला उस डिजिटल व्यवस्था का है जिसे करोड़ों भारतीय रोज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं।
इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी द हिंदी टॉक को ज़रूर फॉलो करें।